ये जो सीरीज है मेरा ऑप्शनल सीरीज में एलएसडब्ल्यू का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और आज हम फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड काइंड ऑफ लेबर लेजिस्लेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत आपको मिलेगा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन का क्या उद्देश्य है, कितने प्रकार के लेबर लेजिस्लेशन होते हैं, प्रिंसिपल, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है लेबर लेजिस्लेशन लाने का, डेवलपमेंट, इंडिया में इसके डेवलपमेंट के कितने चरण हैं और उसके क्या क्या आयाम हैं, प्रो एंड कॉन्स, लेबर लेजिस्लेशन आने से इंडिया को कितना फायदा हुआ है और इसके रास्ते में क्या क्या चुनौतियां हैं। और 2 कमीशन अभी तक लेबर पे बना है इंडिया में और उसके रिकमेंडेशन को हम लोग देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक वेंचर टू सिविल सर्विस वे टू सक्सेस। मैं हूँ आपका होस्ट मनोज भारती। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेबर लेजिस्लेशन होता क्या है। लेबर एंड लेजिस्लेशन 2 शब्द से बना है। लेजिस्लेशन का शाब्दिक अर्थ है कोई लॉ या एक्ट, ठीक है। तो लेजिस्लेशन, जो भी लेजिस्लेचर बनाता है, देखिए 2 तरह का लेजिस्लेचर इंडिया में है। एक तो विधानसभा और दूसरा संसद। वहां से जो भी एक्ट बनेगा, यदि वह एक्ट लेबर से रिलेटेड हो तो उसको हम लेबर लेजिस्लेशन कहेंगे। देखिए, लेबर का मतलब क्या है। लेबर का मतलब है वर्कर और इसके कंपोनेंट्स। लेबर, वर्कर और इसके जितने भी आयाम होते हैं उसको कंबाइंडली हम लेबर कहते हैं। तो एक तो वर्कर खुद हो गया और जो इसको एम्प्लॉयर जो इसको काम दिया है वो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। जिसको उसको बेज मिल रहा है, जो भी लेबर को बेज मिल रहा है वो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा। ट्रेड यूनियन एक कंपोनेंट हो जाएगा और गवर्नमेंट तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, जो ये लॉ को बनाएगा और सबके बीच में एक संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। तो लेबर लेजिस्लेशन बेसिकली लॉ रिलेटेड टू लेबर। लॉ रिलेटेड टू लेबर की बात करें तो लेबर में आ जाएगा आपका वर्कर, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, वेज, और कुछ भी रिलेटेड टू वर्कर होगा, एम्प्लॉयर होगा, तो सब चीज आपके लेबर लेजिस्लेशन में आएगा। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहते हैं जो श्रमिक, रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच का संबंध को परिभाषित करती है, ठीक है। तो एनी लॉ पास बाय द स्टेट रिलेटेड टू वर्कर, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन आर कॉल्ड लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है। देखिए, लेबर लेजिस्लेशन और सोशल लेजिस्लेशन या जनरल लेजिस्लेशन में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, वही आदमी वहां पर लेबर लेजिस्लेशन में एज ए लेबर वर्क कर रहा है, लेकिन जब वो फैक्ट्री के बाहर आ जाता है तो बीइंग ए सिटीजन उसके ऊपर एक और एक्ट काम करता है जो कि जनरल लेजिस्लेशन काम करता है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। हाँ, जब हम मेन सेंसर एक्टिंग का सीरीज शुरू करेंगे पीटी के बाद, तब हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लेबर लेजिस्लेशन में बहुत सारे अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारा डेफिनेशन, बहुत सारा स्कॉलर दिया है, तो वो भी हमें देखने की जरूरत है, लेकिन हम वो मेन सेंसर एक्टिंग एक टाइम में करेंगे, ठीक है। तो लेबर लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, शोषण से सुरक्षा। शोषण सुरक्षा किसको मिलना चाहिए, वर्कर को, एम्प्लॉयर से, एक्स्ट्रा काम नहीं कराए, ठीक है। जो हाइजीन या इन्वायरमेंटल कंडीशन होना चाहिए एक वर्कर के लिए वो उसको मिले, है ना। उसके अलावा क्या होना चाहिए, वेज सिक्योरिटी। वेज सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि टाइमली वेज मिले और वेज में एक सर्टेन इंटरवल के बाद इंक्रीमेंट भी मिले। जब ये दोनों चीज होगा तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल भी होगा और कंट्री का भी होगा, ठीक है। तो श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में सुधार आएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन। देखिए, लेबर लेजिस्लेशन होने से, श्रम कानून होने से ट्रेड यूनियन को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है, कानूनी हक मिलेगा जो वो अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर पाएगा, ओके। प्रमोशन ऑफ लेबर राइट्स, श्रमिकों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता। जब कानून होगा तो लेबर उस कानून के बारे में जानेंगे, अपने अधिकार के बारे में ज़्यादा अवगत होंगे, ठीक है। लेबर लेजिस्लेशन ऑल्सो पुटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक के प्रसार को बढ़ावा देना। देखिए, ये सब होगा तो जब लेबर भी सुरक्षित है और एम्प्लॉयर भी सुरक्षित है, गवर्नमेंट इस दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहा है, तो स्वाभाविक होगा इंडस्ट्री का प्रमोशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और नेशनल ग्रोथ होगा। हम ऑब्जेक्टिव देख ले, उद्देश्य क्यों लाया गया, लेजिस्लेशन लाने के क्या पीछे उद्देश्य है। अब देखेंगे कितने तरह का लेबर लेजिस्लेशन होता है।
देखिए पहला तो है प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, रेगुलेटिव लेजिस्लेशन, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन एंड वेलफेयर लेजिस्लेशन। देखिए ये 4 तरह का जो लेजिस्लेशन को डिवाइड किया गया, ये वाइडर एक्सेप्टेंस है। इस सभी अधिकांश स्कॉलर 4 तरीके से ही डिवाइड करते हैं। कुछ स्कॉलर है जो कि 2 भाग में डिवाइड कर रखे हैं, कुछ है 6-7 भाग में डिवाइड कर रखे हैं। तो ये 4 स्टैंडर्ड है। देखिए 4 तरह का होता है। तो पहला है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्शन किसको रिक्वायर्ड है? वर्कर को चाहिए प्रोटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो जो भी लेजिस्लेशन ऐसा होगा जो वर्कर को प्रोटेक्ट करता हो, उसको प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन बोलते हैं। जो लेजिस्लेशन वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करे, तो बोलते हैं रेगुलेटिव लेजिस्लेशन। रेगुलेट, गवर्नमेंट क्या करता है, दोनों के लिए कानून बना दिया ऐसा जो कि दोनों को रेगुलेट करे, ठीक है, दोनों का मनमानी नहीं चलेगा, दोनों के बीच में एक कन्वर्जेंस एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है किनको? वर्कर को। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? जो भी सोशल कंटीजेंसी है, जैसे कि बीमार पड़ गया, ठीक है, किसी का हाथ पांव कटने से वो डिसेबल हो गया, अब काम नहीं कर पाएगा, पेंशन मिलना, ये सब मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब सोशल सिक्योरिटी में आता है लेजिस्लेशन। उसके बाद आता है वेलफेयर। सोशल सिक्योरिटी का एक और एडवांस फॉर्म है वेलफेयर। वर्कर का वेलफेयर देखने के लिए बहुत तरह का फंड बना दिया जाता है और एम्प्लॉयर इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, वर्कर कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट। और ये जो फंड होगा, ये फंड यूटिलाइज किया जाएगा वर्कर के द्वारा फॉर डिफरेंस पर्पसेस। जैसे कि मान लीजिए वर्कर के बच्चे का शादी करना है अपने बच्चे को, या उसको हायर एजुकेशन के लिए ले जाना है, तो इस फंड से एज ए लोन या एज ए ग्रांट इशू हो सकता है। प्रोटेक्टिव में जहां प्रोटेक्शन मिल रहा था वर्कर को, तो देखिए फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, इस टाइप के एक्ट को बोलते हैं प्रोटेक्टिव एक्ट, क्योंकि ये वर्कर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। रेगुलेटिव एक्ट में क्या होगा, आपका वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों को हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन बना के वर्कर अपना बात एम्प्लॉयर के पास रख पाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है जैसे, तो इसमें क्या है कि स्ट्राइक आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। या इसके बारे में दिया हुआ कि एम्प्लॉयर किसी भी वर्कर को ऐसे नहीं निकाल सकता है, कटौती करने के लिए एक डिफरेंट एक नियम कानून है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, मनमानी नहीं चलेगा। तो मतलब रेगुलेट कर रहा है दोनों को, वर्कर को रेगुलेट कर रहा है और एम्प्लॉयर को रेगुलेट कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटी मिलता है वर्कर को अपने और डिपेंडेंट के लिए। पीएफ फंड हो गया कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए, कुछ आप कंट्रीब्यूट कीजिए, कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करें, होता जाएगा और आप बाद में आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, तो ये सब सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है। वेलफेयर की बात हम करें तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड बन गया, कोल माइन वेलफेयर फंड बन गया, इस तरह का फंड बनाया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेबर लेजिस्लेशन टोटल 4 टाइप के हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिव, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। अब आ जाइए प्रिंसिपल पे। श्रम कानून का सिद्धांत क्या है, इसके पीछे फाउंडेशन क्या है, कि क्या ऐसा चीज है कि ये कानून बनाते वक्त मिनिमम ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सिद्धांत वही होता है कि ये सिद्धांत कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप कैसा भी कानून बना लीजिए। तो इसमें भी 4 तरह का प्रिंसिपल दिया गया है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, और इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता। तो देखिए सामाजिक न्याय, देखिए जब भी कानून बनेगा, जब भी सम कानून बनेगा स्पेशली, तो सामाजिक न्याय इज द पैरामाउंट, उसको हमेशा इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। सामाजिक न्याय इसका मतलब क्या है, सोशल इक्वालिटी। यहां पर जब भी कानून बनेगा इसमें कोई भी कास्ट बैरियर, ग्रीड बैरियर या सेक्स के नाम पे या कास्ट के नाम पे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को समान वेटेज दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाव होना चाहिए उसमें, कि ट्रेड यूनियन को इतना सारा पावर होना चाहिए, ये अपना पॉइंट रख सकते हैं, स्ट्राइक करने से पहले नेगोशिएशन कर सकते हैं इस टाइप का। और इरेडिक्शन ऑफ स्लेवरी, ऐसा का जस्टिस होना चाहिए जिसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए बंधुआ मजदूर टाइप का हो गया, ठीक है। तो बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, ये सब को खत्म करने की बात होनी चाहिए। तो जब भी कानून बने तो इस सब पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। वेलफेयर की बात करें तो चाइल्ड वेलफेयर, वुमन वेलफेयर और सोशल इक्विटी। तो चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है कि जब भी समाज का हम कल्याण तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि बच्चों, वुमन और गरीब तबके का हम कल्याण नहीं कर पाए। तो चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है कि चाइल्ड लेबर को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, वुमन को
इंपावर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये सब का ध्यान रखा जाता है। नेशनल इकोनॉमी की बात करें तो श्रम कानून का फोकस पॉवर्टी रिडक्शन पे भी होना चाहिए, कि मतलब सफिशिएंट वेज मिलना चाहिए और वेज या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर की तरफ भी फोकस होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करना चाहिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए लेबर रिलेशन को। उससे क्या होगा, नेशनल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की बात हम करते हैं तो आईएलओ के जितने सिद्धांत हैं, आईएलओ के जो रिकमेंडेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। यूएनओ का बहुत सारा चार्टर है, तो उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। जब भी कानून बनाए तो उसके रिकमेंडेशन को कंसीडर करना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स तो पैरामाउंट है, ह्यूमन राइट्स को तो कभी दरकिनार नहीं करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको लेबर लेजिस्लेशन बनाते वक्त हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल थे 4, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर, नेशनल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया की बात करें तो श्रम कानून तो पहले भी था, मुगल के टाइम का बात कर ले या एंशिएंट इंडिया में था, लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रेंथन किया गया खास करके ब्रिटिश के आने के बाद और कानूनी रूप मिला, वो हमें पहले नहीं देखने को मिलता है। तो श्रम कानून की हम बात करें तो 4 चरण में डिवाइड किया गया, 1850 से 1919। 1919 क्यों? क्योंकि आईएलओ का गठन हुआ था। तो बिफोर आईएलओ, आफ्टर आईएलओ, तो 1920 से 1940, ठीक है। 1940 के बाद इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हो गया, ठीक है। और 1941 से लेके 1991 जहां पे हम एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, तो एलपीजी रिफॉर्म्स तक और एलपीजी रिफॉर्म्स ऑनवर्ड। फर्स्ट फेज की हम बात करें तो फर्स्ट फेज को कहा जाता है 1850 से 1919, और इस पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ अर्जेंसी एंड नेसेसिटी। इसको अर्जेंसी एंड नेसेसिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1850 तक अंग्रेज इतना उत्पाद मचा चुके थे इंडिया में कि लेबर ग्रुप कंसंट्रेट होकर मिल मालिक के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर दिए थे। बहुत जगह ऐसा झड़प देखा गया जब मिल मालिक का कत्ल कर दिया गया। तो गवर्नमेंट को लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कुछ न कुछ लेबर लेजिस्लेशन होने चाहिए सो डैट कि वर्कर पे हम शिकंजा कस सके, ठीक है। तो पीरियड ऑफ अर्जेंसी एंड नेसेसिटी उस काल को कहा जाता है। अधिकांशतः जो भी एक्ट बना उसमें प्रो ब्रिटिश थे, प्रो एम्प्लॉयर ही थे, ब्रिटिश समर्थक कानून ही बने, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन एनी लेबर पॉलिसी। लेबर पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं था, कोई लेबर पॉलिसी था नहीं। जो रिक्वायरमेंट आया कि आज अच्छा इस फैक्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ है, इस प्रेसिडेंसी में ऐसा हुआ है, इस पे एक कानून बना देते हैं। इस टाइप का हैप्पजार्ड वे में कानून बनता रहा। तो उसमें इसी क्रम में अप्रेंटिस एक्ट 1850 आया, इंडियन फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 आया और फैक्ट्री एक्ट 1881 आया। तो इस पीरियड में ये कुछ प्रमुख एक्ट आए हैं, ठीक है। उसके बाद 1914 में जैसे को पता होगा कि वर्ल्ड वार शुरू हो गया। वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो फॉर्मेशन ऑफ आईएलओ, आईएलओ का फॉर्मेशन हुआ। तो बिफोर आईएलओ के फॉर्मेशन से क्या है कि इंटरनेशनल कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेबर के बारे में क्या करना है, जो भी गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था उस टाइम में अपने हिसाब से कर दिया, ठीक है। तो सेकेंड फेज देखते हैं। सेकेंड फेज में क्या है कि 1920 में क्या है कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट चरम उत्कर्ष पे था और लेबर का भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था और आईएलओ का गठन हो चुका। तो तीनों मिलके एक साथ आईएलओ का गठन होने से आईएलओ क्या किया, बहुत सारा कन्वेंशन और रिकमेंडेशन डिफरेंट कंट्री को दिया। तो ब्रिटिश इंडिया भी इस कन्वेंशन और रिकमेंडेशन को कंसीडर करके बहुत सारे लेबर लॉ लेके आए और उस पर इम्प्लीकेशन किसका पड़ा, नेशनल मूवमेंट में लेबर पार्टिसिपेशन का बढ़ना। लेबर पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लेबर अपने हक की मांग करने लगे। तो उसी क्रम में सबसे पहला जो एक्ट आया वो आया आपका एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसमें की बात किया गया कि एम्प्लॉयज को कंपनसेशन देना है यदि किसी तरह का घटना दुर्घटना घट जाता है एम्प्लॉयज के साथ। पहली बार कंपनसेशन की बात की गई। उसके बाद क्या किया, ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन। 1926 में एक एक्ट लाया जिसमें कि ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया गया और बताया गया कि सभी लेबर नहीं एक साथ बात करेंगे, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर आपस में नेगोशिएट करके कोई भी यदि डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1929 में एक रॉयल कमीशन क्या हुआ, पेमेंट में बहुत सारा इरेगुलरिटीज आ रही थी, वेज सही टाइम पे मिल नहीं रहा था, लोगों को वेज में कटौती कर दे रहा था अपने मन से एम्प्लॉय। तो रॉयल कमीशन बनाया गया। रॉयल कमीशन कुछ सजेशन दिया और उसी सजेशन के आधार पर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 लाया गया, जिसमें बताया गया कि कितना पेमेंट मिलना चाहिए और कब तक आपको एम्प्लॉयर की तरफ से पेमेंट मिल जाएगा।
और 40 में क्या हुआ, इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हो गया। देखिए कांग्रेस जब उस टाइम में इस फेज में गुजर रही थी तो कांग्रेस बहुत सारा इकोनॉमिक प्लान, जैसे बॉम्बे प्लान और बहुत सारा प्लान गवर्नमेंट लेके आ रही थी। तो जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग होगा तो उसमें लेबर एक इंटीग्रल पार्ट है, तो लेबर पॉलिसी भी उसमें इफेक्टेड हुआ। ठीक है, तो 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो उसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट का डिवीजन किया गया, किस सब्जेक्ट पर स्टेट बना सकता है कानून और किस पर संघ बना सकता है। तो उसमें लेबर का जब डिवीजन हो गया और लेबर पे फोकस हो गया कि ये सब्जेक्ट लेबर का है, तो कानून भी बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी क्रम में था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, फिर फैक्ट्री एक्ट जो आपका 1981 में आया था, उसको बार बार अमेंड करके 1948 में एक मेजर चेंज आया फैक्ट्री एक्ट में, और मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो देखिए 1947 1948 में बहुत सारा एक्ट लाया गया था इकोनॉमिक प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया आपका 1950 में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में जो आपका 36 से 51 तक है, उसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो कि लेबर से रिलेटेड है। तो उसको ध्यान में देते हुए बहुत सारे चेंजेज थर्ड फेज में आए हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 1966 में एक कमीशन बनाया गया एक्सक्लूसिवली फॉर लेबर, नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ठीक है, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ गजेंद्र गडकर। तो इस कमीशन बना, कमीशन ने बहुत सारे सजेशन दिया। ठीक है, और कमीशन के सजेशन और डीपीएसपी के प्रोविजंस दोनों को कंबाइंड करके बहुत सारे लेबर एक्ट उस टाइम में आया है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया, चाइल्ड लेबर एबोलिशन एक्ट आया आपका 1986। तो ये कुछ प्रमुख एक्ट थे उस टाइम के। ठीक है, तो थर्ड फेज बेसिकली आपका प्लान डेवलपमेंट ऑफ लेबर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। फिर 1991 में एक मेजर चेंज हुआ इंडियन इकोनॉमी में, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया। एलपीजी रिफॉर्म्स आने से क्या हुआ, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट हो गया, बहुत सारा एफडीआई आया, बहुत सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का उद्भव हुआ। और इसी को ध्यान में रखते हुए सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन का गठन 1999 में किया गया, और इसको बोला गया कि आप सजेस्ट करो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या किया जाए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या किया जाए लेबर पॉलिसी के लिए। ठीक है, और उससे पहले एक और हुआ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए एक लाया गया था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। ये जो 1996 का एक्ट है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाला वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट है। ठीक है, उसके बाद हाल के दिनों में देखा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे लेबर लॉ में बहुत सारे चेंज किए गए थे, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ किया गया है। 44 लेबर लॉ को 4 कोड में बदला गया है। ठीक है, 4 कोड आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद आईटी सेक्टर के इन्वॉल्व होने से ई क्रांति शुरू हुआ है लेबर मार्केट में, जिसमें कि लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक पर हर एक यूनिट को एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है, हर एक इंडिविजुअल वर्कर को यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, और सिंगल रिटर्न। पहले क्या था, बहुत सारे रिटर्न के लिए डिफरेंट रिटर्न भरने पड़ते थे, अभी क्या है सिंगल रिटर्न में ही आपका सारा रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही एक रूप है, जिसमें कि किसी भी फैक्ट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईजी हो सके और आईटी क्रांति को लेबर मार्केट से भी जोड़ा जा सके। हम इस चारों फेज में देखें कि लेबर लेजिस्लेशन का एक अच्छे स्ट्रक्चर वे में प्रोग्रेस हुआ है। तो इतना सारा जो लेबर लेजिस्लेशन जो 4 चरणों में हुआ है, उसका कितना फायदा इंडिया को हुआ है और क्या क्या चुनौतियां हैं वो हम देखेंगे। देखिए, पहला तो सोशल सिक्योरिटी, लेबर लेजिस्लेशन पक्का इंश्योर कर रहा है, लेबर लेजिस्लेशन पक्का इंश्योर किया है सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर। ठीक है, वेज सिक्योरिटी टाइमली, देखिए साल में 2 बार वेज डीए अनाउंस होता है, तो वेज सिक्योरिटी एंड वेज इंक्रीमेंट दोनों को इंश्योर किया है। सोशल वेलफेयर, इतने बहुत सारे सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम, बहुत सारे फंड होते हैं जिससे कि वर्कर का सोशल वेलफेयर इंश्योर किया जा रहा है, और ये सब इतना सारा चीज होगा तो इंडस्ट्री में पीस स्टेबलाइज किया जा सकता है।
और यदि इंडस्ट्री में पीस है, लेबर को सही टाइम पे वेतन मिल रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है, तो नेशनल इकोनॉमी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा और जीडीपी अपना स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, लेबर लेजिस्लेशन में इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। देखिए, लेबर लेजिस्लेशन से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने में हेल्प मिला है। देखिए, ये सब जो आप देखिए, फंडामेंटल राइट की हम बात करें तो 23 एंड 24 एक्ट ये लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। डीपीएसपी की बात करें तो ये सारे आपके जो एक्ट है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है। ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट, नो डाउट कि वुमन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिला है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट हो गया 1976। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो 1986 का चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट है। तो ये सब इतना सारा एडवांटेज है लेबर लेजिस्लेशन का, लेकिन इसके साथ साथ लेबर लेजिस्लेशन के रास्ते में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। ओवरलैपिंग ऑफ एक्ट, देखिए इतना सारा एक्ट बना रही है, मोर देन 100 एक्ट है गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड, और एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा ओवरलैप कर जाता है कि इंडिविजुअल वर्कर को भी नहीं पता चल रहा है, एम्प्लॉयर को नहीं पता चल रहा है, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है कि कौन सा एक्ट कब इंप्लीमेंट कर पाऊँ या किस एक्ट के अंदर क्या आएगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ऑफ द एक्ट है। लैक ऑफ अवेयरनेस, वर्कर के पास लिटरेसी नहीं है, गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है, तो अवेयरनेस के कारण इस एक्ट का जितना एडवांटेज हमें मिलना चाहिए वो नहीं हो पाए। वीक इंस्टीट्यूशंस, जो भी ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जो भी वेज बोर्ड बना हुआ है या किसी तरह का बोर्ड है, उसके पास उतना पावर ही नहीं है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, या कोई ट्रेड यूनियन है तो उसके पास उतना पावर ही नहीं दिया गया है कि इम्प्लीमेंट कर पाए। वीक इंस्टीट्यूशंस एक बहुत बड़ा फेल्योर है लेबर लेजिस्लेशन के रास्ते में। ठीक है, इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन, लॉ तो बन गया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत दिन हो जाता है, तब जाके कोई रूल बन रहा है। रूल बन रहा है तो इसमें इतने सारे लूप होल्स हैं, कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लैक ऑफ रिजिड पनिशमेंट, यदि कोई वायलेशन कर रहा है लेबर लॉ का तो उसको कठोर पनिशमेंट नहीं दिया जाए, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या वर्कर हो। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम है कंकरेंट लिस्ट, लेबर जो सब्जेक्ट है ना उसका अधिकांशतः भाग कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट में होने से क्या है कि मान लीजिए कोई स्टेट है जो कि अपना एक लॉ बना दिया अपने ज्योग्राफिकल रीजन और लोकल कंडीशन के हिसाब से, लेकिन क्या होगा जैसे ही सेंटर यदि इसी सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया तो सेंटर का लॉ पॉलिटिक्स इन ट्रेड यूनियन, देखिएगा अभी सभी कोई ना कोई ट्रेड यूनियन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन कर रखी है। कानून लाएगी उसको ट्रेड यूनियन उसके फेवर में ही बोलेगा, उसके अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। इस कारण से गलत लेबर लॉ भी इंप्लीमेंट हो जाता है इंडिया में। तो कहने का मतलब ये सब चैलेंजेज हैं। देखिए इंडिया में अभी तक लेबर सबसे कम डिस्कस्ड इशू है। इससे आप समझ सकते हैं कि अभी तक 2 ही कमीशन बना है। ठीक है, एक 1966 में और दूसरा 1999 में। इसी को रिवर्स कर दीजिए, 96 को याद रखने के लिए 66 और इसी को रिवर्स करेंगे तो 99। 2 ही बार कमीशन बना है और उसके रिकमेंडेशन अभी तक पेंडिंग है कि नो नीड ऑफ एनी वेज बोर्ड फॉर फिक्सिंग द वेज रेट फॉर द वर्कर। वेज बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से नोटिफाई करके वेज इंक्रीमेंट या फिक्सिंग कर सकती है। लिंकिंग द चाइल्ड लेबर विद द एजुकेशन, ठीक है, लेकिन इस पर भी ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। बाद में आके 2000 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है। 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया बच्चों के लिए, तब जाके इस 1966 का सजेशन अब जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिले होता है। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देखिए ये जो दौर था ये था नेशनलाइजेशन का दौर। 1969 में आप देखे होंगे कि सारा बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था, बहुत सारे पीएसयू प्राइवेट जो कंपनीज थी पीएसयू में कन्वर्ट हो रही थी, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लेबर मार्केट में भी होने लगा। तो ये जो कमीशन था ये सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन होना चाहिए। ठीक है, ऑटोनॉमी ऑफ ट्रेड यूनियन, कमीशन ने बोला था कि ऑटोनॉमी देने की जरूरत है और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की जरूरत है। तो ये सब कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था लेबर कमीशन के द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, ठीक है, माइंस लेबर एंड वेलफेयर एक्ट 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर एंड प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है,
और ये सब तो इतना सारा एक्ट लाया, उसके बाद ये नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, एक माइलस्टोन जो हुआ वो है नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट वाज सेटअप इन 1972, और जिसका कि नाम बदल के अभी बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट रखा गया, जो कि लेबर से रिलेटेड टॉपिक पे R&D करती है। ठीक है, तो ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन अभी तक बहुत सारे रिकमेंडेशन ऐसे हैं लेबर कमीशन के जो अभी तक पेंडिंग है। 1966 के बाद 1987 में 2 कमीशन और बनाया गया, लेकिन इसका जो एरिया ऑफ कंसर्न था वो बहुत ही लिमिटेड था। एक तो था नेशनल कमीशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन और रूरल लेबर पे, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट लेबर मार्केट पे नहीं पड़ा। फिर जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो था 1999 में सेकेंड बार बना लेबर कमीशन 1999 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रविंद्र वर्मा, और इनको बोला गया कि आप रिकमेंड कीजिए ऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो रिपोर्ट है वो 2002 में रिलीज हुआ, और टोटल 5 सब टॉपिक के अंदर ये रिपोर्ट रिलीज हुआ था। रिपोर्ट ऑन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनेरियो इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, रिपोर्ट ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड रिपोर्ट ऑन वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। ये जस्ट आप रिपोर्ट देख लीजिए, हम इसका जिस्ट सिर्फ बताएंगे। देखिए रिकमेंडेशन जो दिया था ये कमीशन, था कि बहुत सारा एग्जिस्टिंग लॉ है, मोर देन 100 लॉ है, इसको क्या कीजिए आप छोटे छोटे ग्रुप में बांट दीजिए। ओके, एग्जिस्टिंग लेबर लॉ शुड बी द कंसोलिडेटेड इन द ब्रॉडर ग्रुप, और 5 ग्रुप में बांटने की बात कही गई थी। और उसी का अनुशंसा पे अभी आप देखेंगे कि 4 लेबर कोड इंडिया में बन चुका है। ठीक है, टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए बाद में क्या हुआ, LPG रिफॉर्म्स के बाद छोटे छोटे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, लेकिन छोटे छोटे इंडस्ट्री पे यदि आप सारे लेबर लॉ 100 लेबर लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। तो बोला कि उसको आप थोड़ा सा अलग रखिए। ठीक है, फिर जेंडर न्यूट्रल एक्सप्रेशन ऑफ वर्कर इंस्टीड ऑफ करेंटली यूज वर्कमैन। अब देखिए जहां भी था ना वर्कमैन ही यूज होता था, तो वर्क वुमेन तो यूज नहीं होता था, तो ये मैन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बोला कि जेंडर न्यूट्रल वर्ड वगैरह का भी आप यूज कीजिए, तो वर्कमैन की जगह वर्कर यूज कीजिए, और बहुत सारा चेंजेज हुआ है। उसके बाद रिकमेंड किया था विड्रॉल ऑफ एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट क्या है, जो भी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे पानी बिजली इस टाइप का, तो वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। यदि स्ट्राइक पे आप जा रहे हैं तो 7 दिन पहले आपको बताना है, 14 दिन पहले बताना है। तो जब 14 दिन आप पहले बता दोगे तो गवर्नमेंट उस हिसाब से, तब आपके स्ट्राइक का कोई वैल्यू नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट अपना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लेगी। तो इस एक्ट में बोला गया कि जो लेबर का जो राइट्स है वो वायलेट हो रहा है, तो इसके एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट को खत्म करना चाहिए। और यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन हॉलीडे की बात कहेगी कि नेशनल हॉलीडे 3 नेशनल हॉलीडे आपको दिया जाना चाहिए और 2 रीजनल हॉलीडे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देना चाहिए। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने इमीडिएटली क्या किया, नेशनल कमीशन ऑफ इंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का गठन किया। ठीक है, और उससे बहुत सारा रिकमेंडेशन लिया। ठीक है, उसको, और उसके बाद क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया और ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ठीक है, और ये भी डिफाइन किया गया कि इसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होगा, गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका कितना % फंड वेलफेयर के लिए, वर्कर के वेलफेयर के लिए जाएगा, ये भी निर्धारित किया गया। ठीक है, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आप देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी स्कीम 2008 में मतलब बाकायदा कानून आ गया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज हम लोग देखें कि लेबर लेजिस्लेशन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो लॉ रिलेटेड टू लेबर कॉल्ड लेबर लेजिस्लेशन। फिर इसका हम ऑब्जेक्टिव देखें कि क्या क्या 7 ऑब्जेक्टिव टोटल हैं। ठीक है, 4 टाइप का लेबर लेजिस्लेशन होता है, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिव, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। फिर इसका हम प्रिंसिपल देखें कि प्रिंसिपल क्या क्या है, सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। फिर हम लोग देखें डेवलपमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया कि कितने 4 चरणों में किस हिसाब से इसका डेवलपमेंट हुआ है श्रम कानून का। फिर हम लोग देखे हैं कि चैलेंजेज और एडवांटेज, कहाँ तक लेबर लेजिस्लेशन इंडिया को फायदा पहुंचाया और उसके रास्ते की चुनौतियां क्या क्या है। देन हम लोग देखें कि नेशनल कमीशन ऑन लेबर फर्स्ट एंड सेकेंड का रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आज यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं।
If anyway this video help you out, then like, share and subscribe my channel. Thank you.